नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन के डे थर्ड में। दोस्तों आज हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा आपके सामने वर्धन वंश, जो कि प्राचीन इतिहास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए वर्धन वंश का ही अन्य नाम है आपका पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश है आपका? पुष्यभूति वंश। और आप जानते हैं कि पुष्यभूति वंश से ही संबंधित है राजा आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो रूलर है या शासक है, ये पुष्यभूति या वर्धन वंश से संबंधित है। तो इसके बारे में भी पूरे डिटेल से देखेंगे और पूरे वर्धन वंश को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद लाल बाल पाल त्रिगुट के बारे में पूरे जानेंगे, फिर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानेंगे और फिर आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि टोटल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इन तीनों आंग्ल मराठा युद्ध को हम पूरे कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए ज्योग्राफी का टॉपिक है आपके सामने, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ये भारत के प्रमुख नगर होंगे और विश्व के भी प्रमुख नगर इसमें शामिल होंगे, ठीक है। और भारतीय जनजातियां, ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक है आपके सामने, भारतीय जनजातियां। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद प्रमुख नहरें और प्रमुख घाटियां, ठीक है। ये ज्योग्राफी के टॉपिक रहने वाले हैं आज के सेशन का। फिर देखिए पॉलिटी का टॉपिक है राष्ट्रपति, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जितने भी अनुसूची हैं, आप जानते हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन जो वर्तमान समय में संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है, ठीक है। तो हम आज के सेशन में 12 अनुसूची के बारे में पूरे डिटेल से कवर किए हैं, ठीक है। पूरी डिटेल से आपको हम बताए हैं, तो आज का सेशन मिस मत करिए, ठीक है। और ये जो सेशन है ये किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है? देखिए बिहार सीजीएल, अभी आपके सामने बीएसएससी का बहुत सारा वैकेंसी सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। बीएसएससी का 10+2 लेवल का करीब 23,000 के आसपास, और ग्रेजुएशन लेवल का यानी बिहार सीजीएल जिसको बोलते हैं, ये करीब 1100 के आसपास वैकेंसी है। ये काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है बिहार एसएससी का। फिर देखिए यूपीएसआई यानी जो कि अभी 4500 वैकेंसी आपके सामने, फिर बीपीएससी एईडीओ, फिर बिहार दरोगा जो कि 1799 वैकेंसी आपके सामने, फिर रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी अभी आपके सामने है। फिर है एसएससी एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आज का ये जो सेशन है काफी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और आज के सेशन में कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहेंगे, ठीक है। और 10 जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू फॉर्मेट पे होंगे, ठीक है। और आज का जो ये लेक्चर है ये संपूर्ण तथ्य के साथ है, ठीक है। पूरा एक एक फैक्ट आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मॉर्निंग सेशन के डे थर्ड में फर्स्ट प्रश्न आपके सामने कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है महानदी, बी है गोदावरी, सी है नर्मदा और डी है कावेरी। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट नगर हैं, ठीक है, वो किस नदी के तट पर स्थित है, उन सभी को एक नजर देखते हैं हम लोग। देखिए आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद, जिसका नाम अभी बदलकर प्रयागराज रखा गया है, ये गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। देखिए गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन अभी अब सरस्वती लगभग विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। आगे देखिए दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर हम आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए कुरनूल आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आप जब विजयनगर साम्राज्य पढ़िएगा तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हम्पी है, हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर ही बसी हुई शहर थी, ठीक है। आगे देखिए कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। फिर देखिए सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर देखिए हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। फिर मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। आगे अहमदाबाद ये साबरमती के तट पर स्थित है। देखिए बरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखिए गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। आप जानते हैं कि कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है और भारत की राष्ट्रीय राजधानी आपका नई दिल्ली यानी दिल्ली है, ठीक है। आगे देखिए लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। देखिए जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कोटा जो शहर है ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। कोटा राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट शहर है, ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए कटक जो है ये महानदी के तट पर स्थित है। फिर है नासिक, जो आज का प्रश्न है आपका, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। फिर देखिए संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है। फिर है श्रीरंगपट्टनम, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, श्रीरंगपट्टनम आपका कावेरी नदी के तट पर स्थित है। फिर है जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर जौनपुर और लखनऊ ये दोनों शहर बसा हुआ है। फिर देखिए उज्जैन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आगे देखिए
ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर है लुधियाना, लुधियाना आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे देखिए विजयवाड़ा, विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर देखिए तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के तट पर स्थित है। फिर है बैतूल, ये आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। फिर है जगदलपुर, जगदलपुर आपका इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। फिर है पंढरपुर, पंढरपुर जो है ये भीमा नदी के तट पर स्थित है। फिर है सोकोवा घाट, सोकोवा घाट आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। देखिए अब जो हम इंपॉर्टेंट नगर लिए हैं ये सभी विश्व के प्रसिद्ध नगर हैं। ठीक है, विश्व के हैं। इससे पहले हमने जितना भी नगर देखा था ये सभी भारत के थे। ठीक है, अब विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट नगर हैं जो किसी न किसी नदी के तट पर बसे हुए हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने है रोम, ये इटली का एक शहर है जो कि टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर देखिए लंदन, ये इंग्लैंड का एक शहर है जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर देखिए पेरिस, ये फ्रांस का एक शहर है जो कि सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। ये तीनों तो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए मास्को, ये रूस का एक शहर है जो कि मोस्कावा शहर के मोस्कावा नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर देखिए प्राग, ये बिंतावा नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर है बोन, ये जर्मनी का एक शहर है, ये राइन नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर देखिए बगदाद, ये इराक का एक शहर है जो कि टाइग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर देखिए बर्लिन, ये भी जर्मनी का एक शहर है जो कि स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखिए पर्थ, पर्थ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जो कि स्वान नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए अस्वान जो कि मिस्र का एक शहर है, आप जानते हैं कि मिस्र ये नील नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए सेंट लुइस, ये अमेरिका का एक शहर है जो कि मिसिसिपी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट नगर थे ये सभी विश्व के इंपॉर्टेंट नगर थे। और इससे पहले हमने सभी भारत के इंपॉर्टेंट शहर को हमने बताया जो कि किस किस नदी के तट पर बसा हुआ था। ठीक है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ए है नीलगिरी पहाड़ी, बी है निकोबार द्वीप समूह, सी है स्पीति घाटी और डी है लक्षद्वीप समूह। देखिए सोमपेन जो जनजाति है ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अभी हम जितने भी जनजाति हैं उन सभी जनजाति को पूरे कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए भारतीय जनजाति, देखिए संविधान के अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, जो संविधान का अनुच्छेद 341 एवं अनुच्छेद 342 है ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रावधान से संबंधित है। यानी आर्टिकल 341 जो है ये एससी से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 342 जो है ये एसटी से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक है, ये आर्टिकल 341 जो है ये अनुसूचित जाति से संबंधित है। ठीक है, ये अनुसूचित जाति यानी एससी से संबंधित है। ठीक है, और जो आर्टिकल 342 है ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल है। ठीक है, आगे देखिए 89वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 89वां, ठीक है, याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। ठीक है, 89वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसको जोड़ा गया था आर्टिकल 338 क में। ठीक है, अनुच्छेद 338 के क्लॉज क में जोड़ा गया था कि स्थापना की गई है। देखिए इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष यूएस ढेबर को बनाया गया था। ये जरूर याद रखिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना था 89वां संविधान संशोधन के तहत जिसका वर्णन है अनुच्छेद 338 के क में, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 338 क आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 338 के क्लॉज क में। ठीक है, याद रहेंगे। देखिए इसका वर्णन है अनुच्छेद 338 के क में। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का ये इसका गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? जरूर याद रखिएगा 89वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? यूएस ढेबर बने थे। ठीक है, यूएस ढेबर बने थे, याद रखिएगा। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो भील है ये सबसे बड़ी जनजाति समूह है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भील सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। आगे देखिए जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनजाति कहां पाया जाता है? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर प्रतिशतता की दृष्टि से आपसे पूछे तो प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला जो राज्य है ये आपका मिजोरम है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर सीधा सीधी आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तब तो आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, लेकिन
लेकिन अगर पूछे आपसे कि प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए ठक्कर बापा, ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए सोम्पेन जनजाति, सोम्पेन जनजाति, ये आज का प्रश्न था आपका। सोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति का क्या नाम है आपका? सोम्पेन जनजाति है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए टोडा जनजाति, टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। सोम्पेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और टोडा नीलगिरी की पहाड़ी पर। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आप जरूर याद रखिएगा दोनों के बारे में। आगे देखिए थारू जनजाति, देखिए जो थारू जनजाति के लोग होते हैं, यह जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जनजाति है जो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। तो याद रखिएगा थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए नागा जनजाति का जो त्योहार है ये मिथन है। नागा जनजाति के त्योहार को क्या कहते हैं? मिथन। ठीक है, आगे देखिए जो संथाली जनजाति के लोग होते हैं, संथाली जनजाति के जो लोग होते हैं ये पुजारी को नायक कहते हैं। पुजारी को नायक कौन से जनजाति के लोग कहते हैं? याद रखिएगा संथाली जनजाति के लोग। ठीक है, आगे देखिए जनजातियों का जो शैक्षणिक संस्था होता है, जनजातियों का जो शैक्षणिक संस्था होता है उसको युवा गृह कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि युवा गृह, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, तो याद रखिएगा युवा गृह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए गरासिया, गरासिया जो है ये नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली यह राजस्थान की एक जनजाति है। तो गरासिया आपका राजस्थान की जनजाति है। अभी हम आगे राजस्थान के जितने और भी इंपॉर्टेंट जनजाति हैं उन सबको भी देखेंगे। फिलहाल आप इसको जरूर याद रखिएगा कि जो गरासिया है, ठीक है, गरासिया जो है ये नाच गाकर अपनी जीविका चलाने वाली एक जनजाति है जो कि कहाँ की है? राजस्थान की है। ठीक है, याद रखिएगा। और थारू जनजाति के जो लोग होते हैं ये दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं, जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और युवा गृह जनजातियों की जो शैक्षणिक संस्था होती है जहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको क्या कहा जाता है? युवा गृह कहा जाता है, युवा गृह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आदिवासियों का प्रमुख पर्व है आपका सरहुल। आदिवासियों का प्रमुख पर्व है सरहुल। देखिए भारत आने वाला पहला प्रजाति समूह था निग्रो। निग्रो जो समूह है ये भारत आने वाला पहला प्रजाति समूह है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए सबसे बाद में आने वाला प्रजाति समूह आपका नार्डिक है। ठीक है, सबसे बाद में आने वाला प्रजाति समूह नार्डिक है। सबसे पहले कौन आया था? आपका निग्रो। निग्रो सबसे पहले आया था और नार्डिक जो है ये सबसे बाद में आया था। ठीक है, ये दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। आगे देखिए निग्रोटो, निग्रीटो, निग्रीटो, निग्रीटो जो है यह अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। कौन सी जनजाति? निग्रीटो जनजाति। ठीक है, या निग्रीटो जो प्रजाति है ये अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए मंगोलाइड, मंगोलाइड जो है याद रखिए भारत में ये असम हिमालय क्षेत्र के लेह एवं लद्दाख में पाया जाता है। कौन सी प्रजाति? मंगोलाइड प्रजाति। ठीक है, याद रखिएगा। तो निग्रो यह भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह था। सबसे बाद में आया था नार्डिक। निग्रीटो जो है यह अंडमान निकोबार, ज्यादातर ये आपको ये वाला में पूछेगा कि निग्रीटो कहाँ पे पाए जाने वाला एक प्रजाति है, तो याद रखिएगा निग्रीटो में। ठीक है, सॉरी अंडमान निकोबार में। ठीक है, और जो मंगोलायड है ये आपका भारत में ये असम और हिमालय क्षेत्र लेह एवं लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अब जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन सभी केंद्र शासित एवं राज्य में जो पाई जाने वाली जनजाति है उन सभी को एक नजर हम लोग देखते हैं। देखिए गुजरात, गुजरात राज्य में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? याद रखिएगा भील, बंजारा, डाफर, टोडिया, पटेलिया और कोली। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा, डाफर को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, डाफर। ठीक है, आगे देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जनजाति का क्या नाम है आपका? गड्डी, या इसी को गुड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, लाहौली और कनोड़ा। ठीक है, तो लाहौली कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, आगे देखिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जनजाति का नाम है बक्करवाल, गद्दी और गुज्जर। ठीक है, तो बक्करवाल और गद्दी, बक्करवाल और गद्दी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको आप एक बार देख के जाइएगा। तो बक्करवाल और गद्दी जो है ये जम्मू कश्मीर की जनजाति है। आगे देखिए केरल, केरल की जनजाति है आपका मोपला, पनियाल, उराली। ठीक है, मोपला, पनियाल, उराली ये केरल की जनजाति है जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका उराली। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए मध्य प्रदेश, सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जो राज्य है आपका ये आपका मध्य प्रदेश ही है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, गोंड, मुंडा, बैगा, कोल, लंबाडी, मुड़िया। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो प्रमुख जनजाति है आपका बार्ली है, कोली है, चितपावन है, गोंड है। ठीक है, तो इसमें कोली के बारे में आप याद रखिएगा। आगे देखिए मणिपुर की जो जनजाति है कुकी, मैटी या मैठी, नागा, कुकी, मैटी, नागा।
कुकी, मैटी, नागा जो है ये मणिपुर की जनजाति है। तीनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। देखिए मेघालय की जो जनजाति है ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। मेघालय की जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके एग्जाम में जाइएगा। मेघालय की जनजाति है आपका गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर जो है ये मेघालय की जनजाति समूह है, और इसको आप जरूर एक बार देख के जाइएगा, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। आगे देखिए मिजोरम। मिजोरम की जनजाति है आपका चकमा, लुसाई, कुकी, लाखर, ठीक है, जिसमें लुसाई कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर देखिए नागालैंड की जनजाति है आपका नागा। नागालैंड की जनजाति है आपका नागा, नवुई नागा, ठीक है, और मिकिर। नागा से नागालैंड आपको याद ही रहेगा, मिकिर आप याद रखिएगा, ठीक है। मिकिर जो जनजाति है ये नागालैंड में पाई जाती है। फिर देखिए उड़ीसा। उड़ीसा का जो इंपॉर्टेंट जनजाति है आपका कोंद है, ठीक है, बोंडो है जिसको रेमो बोलते हैं, चेंचू है, फिर है भुइयां, फिर है जुआंग, ठीक है। तो इसमें जो है चेंचू ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। राजस्थान की इंपॉर्टेंट जनजाति आपका मीना जनजाति, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। मीना, सहरिया, गरासिया, सांसी, बंजारा, ये सभी जो जनजाति है ये राजस्थान की जनजाति है, जिसमें ग्रासिया भी काफी इंपॉर्टेंट है, सहारिया भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सहरिया, ठीक है। आगे देखिए सिक्किम। सिक्किम की जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम और मेघालय, इसको तो आप जरूर देख के जाना। सिक्किम की जनजाति आपका लेप्चा एवं लिंबू। लेप्चा एवं लिंबू जो है जनजाति ये सिक्किम की है। लेप्चा तो ना जाने कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आगे देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु की जनजाति आपका बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा, ये सभी जो जनजाति है ये तमिलनाडु की जनजाति है, जिसमें टोडा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी की मूल जनजाति है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? टोडा जनजाति है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आगे देखिए त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो जनजाति है रियांग है एवं त्रिपुरी है। रियांग एवं जो त्रिपुरी है ये त्रिपुरा की जनजाति है। आगे देखिए उत्तराखंड की जनजाति है आपका थाड़ू, काये, माड़ा, नीति। देखिए माना नीति उत्तराखंड के दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ठीक। तो माड़ा नीति आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर देखिए भोट या भोटिया। भोट या भोटिया याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। ये गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों में ज्यादातर ये जनजाति पाई जाती है, भोटिया जनजाति, ठीक है। तो भोटिया जनजाति गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों में पाई जाती है, आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए खास, ये जौनसर बाबर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भोटिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए पश्चिम बंगाल की जनजाति कौन कौन सी है? भूमिज है, लोधा है, लिंबू है, ठीक है। लिंबू जो जनजाति है ये दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। जो लिंबू जनजाति है ये दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है, और दार्जिलिंग क्षेत्र जो है ये कहाँ पे पड़ता है? आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आप जानते हैं कि दार्जिलिंग का चाय काफी फेमस है, जानते ही होंगे आप। आगे देखिए असम। असम के इंपॉर्टेंट जनजाति आपका लुसाई, अबोर, आबो, मिकिर और कार्बो, ठीक है। तो लुसाई, अबोर, आबो, मिकिर और कार्बो जो है ये असम की जनजाति है, जिसमें लुसाई काफी इंपॉर्टेंट है, अबोर, आबो भी इंपॉर्टेंट है, मिकिर भी इंपॉर्टेंट है। यानी असम की प्रमुख जनजाति आप जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। आगे देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट जनजाति है चेंचुस, कौढस, कौढस सबाड़ा, फिर है गदवा और गोंड, ठीक है। आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट जनजाति है आपका डबला, मिसमी और मेजी, ठीक है, जिसमें मिसमी कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट जनजाति में मिसमी काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देख के जाना। आगे देखिए झारखंड। झारखंड की जनजाति आपका संथाल, ठीक है, मुंडा हो। संथाल, मुंडा हो, ओराव, ये कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। संथाल, मुंडा हो, ओराव, बिरहोर, ठीक है, कोरबा, असुर, भुइया, सोरिया, भूमिज, गोंड। देखिए अगर आप इतना नहीं भी याद रखते हैं तो संथाल, मुंडा, हो, उराव, ये चारों जरूर याद रखिएगा। ये चारों कहाँ का जनजाति है? आपका झारखंड का जनजाति है, ठीक है। मुंडा, हो, उराव ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आगे देखिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का इंपॉर्टेंट जनजाति है आपका वासी, ठीक है। वासी जो है ये लक्षद्वीप का जनजाति है। फिर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का जनजाति आपका ओंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी, ठीक है। ये अंडमान निकोबार का इंपॉर्टेंट जनजाति है, ठीक है। अंडमान निकोबार का एक जनजाति अभी आप लोग पढ़े हैं सोमपेन, ठीक है, ये भी अंडमान निकोबार का ही जनजाति है, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ओंजे भी है, जारवा इंपॉर्टेंट है, सेंटलीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रख के जाइएगा। सेंटलीज जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जितना इंपॉर्टेंट जनजाति था और उससे संबंधित राज्य था हमने सभी के बारे में आपको बताया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है रावी नदी, बी है माही नदी, सी है यमुना नदी और डी है सतलज नदी। तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखिए अब हम भारत के जितने भी प्रमुख नहरें हैं, भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट नहरें हैं, उन सभी को एक नज़र देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने है इंदिरा गांधी नहर। देखिए इसको राजस्थानी नहर के नाम से भी जानते हैं, राजस्थानी नहर के नाम से भी जानते हैं, और इससे संबंधित राज्य आपका राजस्थान है। इंदिरा गांधी नहर से संबंधित राज्य आपका राजस्थान, और यह नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। और याद रखिएगा ये जो जल प्राप्त करता है किस नदी से, सतलज नदी से ये जल प्राप्त करता है। ठीक है, ये एग्जाम में आज के इस सेशन का ये प्रश्न रहा है आपका। फिर देखिए शारदा नहर, शारदा नहर से संबंधित राज्य आपका उत्तर प्रदेश। फिर है गोदावरी डेल्टा नहर, इससे संबंधित राज्य आपका आंध्र प्रदेश। फिर है कृष्ण डेल्टा नहर, इससे संबंधित राज्य आपका आंध्र प्रदेश। फिर है सरदार सरोवर नहर। देखिए ये आप जरूर याद रखिएगा कि सरदार सरोवर नहर जो है इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं ये गुजरात एवं राजस्थान है, और ये नर्मदा नदी से जल प्राप्त करता है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए बकिंघम नहर, बकिंघम नहर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। फिर देखिए सोन नहर, सोन नहर से लाभान्वित होने वाले राज्य आपका बिहार एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहरें हैं। ठीक है, भारत के ये सभी इंपॉर्टेंट नहरें हैं, आप इसे एक बार जरूर देख के जाइएगा। जिसमें जो दो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कृष्णा डेल्टा नहर को भी याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है महान्यायाधीश, और डी है राज्यपाल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। और इसका वर्णन किसमें है, आप याद रखिएगा आर्टिकल 53 में है। किसमें है, आर्टिकल 53 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 52 में। ठीक है, अभी हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ फिलहाल आप देख लीजिए। देखिए ऑप्शन में जितने भी हैं इन सबसे संबंधित आर्टिकल थोड़ा एक नजर देखिए। देखिए उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 63 में। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65, ये तीनों आप जरूर याद करके जाइएगा। ये तीनों कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। 4 लाख रुपये प्रतिमाह जो वेतन दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, किस लिए दिया जाता है, तो आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और सभापति के रूप में कार्य करने के लिए उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 64 में है। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 65, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए आर्टिकल 65 में आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के अब्सेंस में, ठीक है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके अब्सेंस में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का जो वर्णन है ये आपका आर्टिकल 65 में है। ठीक है, आर्टिकल 63 में कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, यानी इसके पद का वर्णन है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित ये तीनों आर्टिकल तो आप जरूर याद रखिए, जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए महान्यायाधीश, महान्यायाधीश या इसी को महान्यायवादी भी बोलते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे संबंधित आर्टिकल है आपका आर्टिकल 76। ठीक है, आर्टिकल 76 है। और याद रखिएगा कि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, लेकिन उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, यानी योग्यता उसको, उसका जो योग्यता होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को ही राष्ट्रपति महान्यायवादी चुनता है। ठीक है, आगे देखिए प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, इसका वर्णन है आपका आर्टिकल 153 में। किसमें है, आर्टिकल 153 में है। देखिए एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, मतलब 2 राज्यों का भी राज्यपाल एक व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए अब हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट कह लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उन सबको कवर करेंगे। और हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उसे एक ट्रिक के माध्यम से भी हमने शॉर्ट्स वीडियो में आपको कवर करवाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति का पद है, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, देखिए यह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है।
ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो याद रखिएगा भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। ठीक है, और ये देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रपति से संबंधित पहला आर्टिकल आपके सामने, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ये सभी अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 52 देखिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, याद रखिएगा, और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। इसके बारे में वर्णन किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 63 में है। किसमें, आर्टिकल 63 में। ठीक है, और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 153 में। किसमें, आर्टिकल 153 में, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 आज का प्रश्न आपका इसी आर्टिकल से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 53, देखिए संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जितना भी अधिकारी होता है ये सभी जो भी काम करते हैं, ठीक है, ये सभी राष्ट्रपति के नाम से ही काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आप इस चीज को याद रखिएगा, और इसका वर्णन है आर्टिकल 53 में। ठीक है, और राष्ट्रपति इसका जो उपयोग है, ठीक है, या राष्ट्रपति इस शक्ति का जो प्रयोग है ये संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करेगा। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 53 का क्लॉज 2, ठीक है, आर्टिकल 53 का क्लॉज 2 में वर्णन किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना का प्रधान होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के हेड होते हैं। ठीक है, और इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 53 के क्लॉज 2 में है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल, सब आर्टिकल अनुच्छेद को आप सही कर लीजिएगा। अनुच्छेद 54, देखिए अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 54 में। देखिए इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदन मतलब उच्च सदन, निम्न सदन, यानी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ आप जरूर याद रखिएगा कि इसमें निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ना कि मनोनीत सदस्य। अगर मनोनीत सदस्य की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, एक तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और एक तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में है। आप जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिए। आगे देखिए 70वां संविधान संशोधन के तहत, 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, तो दिल्ली और पुदुचेरी आप जानते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत, आप जरूर याद रखिएगा, 70वां संविधान संशोधन के तहत। आप जानते हैं कि 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले उच्चतम न्यायालय में होता है। कहां पे होता है, उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक है, तथा उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होता है ये अंतिम होता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है, तो आप जरूर याद रखिएगा आर्टिकल 54 में किया गया है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो संघ के कार्यपालिका का प्रधान होगा। ठीक है, यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 54 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति के चुनाव के यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 54 में। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, आप याद रखिएगा, यहाँ पे भूलिएगा मत। ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानसभा, विधान परिषद नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए
और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखिए, अभी हम जस्ट आर्टिकल 54 के बारे में पढ़े हैं, इसको आप सही कर लीजिएगा, आर्टिकल 55 कर लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 55 देखिए, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जो वर्णन है, चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किसमें किया गया है? याद रखिएगा, आर्टिकल 55 में किया गया है। देखिए आर्टिकल 54 और 55 में कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 54 में निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, और 55 में चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, चुनाव की प्रक्रिया का। ठीक है, और उसमें निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, देखिए तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल 56, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है, यानी राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का जो पदावधि है ये कब से कब तक का रहता है? याद रखिएगा, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो अवधि है ये आपका 5 वर्ष का है, और कब से होता है? पद ग्रहण करने की तारीख से। ठीक है, जिस दिन वो शपथ लेता है उस तारीख से राष्ट्रपति का जो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, और इसका वर्णन है आर्टिकल 56 में। आगे देखिए, अब है आपके सामने आर्टिकल 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए। ठीक है, आर्टिकल 56 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए है आपके सामने। देखिए इसमें कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 का सब क्लॉज बी जो है, इसमें वर्णन किसका है? याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, देखिए महाभियोग जो है ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का एक प्रकार का प्रक्रिया है। कौन सा? महाभियोग। देखिए अगर आपसे पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन तब होगा आपका आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, तो उस टाइम पे आप गलती मत करिएगा। उसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में है। ठीक है, वैसे आप जब एग्जाम में ये प्रश्न बनता है तो डायरेक्ट आपके सामने आर्टिकल 56 रहेगा। ठीक है, तो इतना क्लॉज सब क्लॉज आपको नहीं पूछेगा, ज्यादातर नहीं पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम पढ़ेंगे पूरे आर्टिकल 61 के बारे में कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, और अभी तक कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिसके ऊपर महाभियोग लगा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी तक कोई भी राष्ट्रपति भारत के ऐसे नहीं हुए हैं जिनके ऊपर महाभियोग लगा हो। ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर आज तक महाभियोग नहीं लगा। आगे देखिए, चलिए अगला आर्टिकल है आपके सामने आर्टिकल 57। देखिए इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, यानी एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति पद पर ग्रहण कर सकता है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में किसका वर्णन है? देखिए इसमें वर्णन है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं यानी योग्यताएं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की कुछ मतलब योग्यताएं हैं। कौन कौन सी योग्यताएं हैं? याद रखिएगा, सबसे पहला योग्यता है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर है कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। फिर है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं का वर्णन किया गया है ये आपका आर्टिकल 58 में किया गया है। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। और योग्यता के लिए क्या क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, आगे देखिए, आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति के नामांकन के लिए। और आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के लिए अगर पूछे तो 20-20 का रहता है 20-20, और राष्ट्रपति के लिए आपका रहता है 50-50। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जमानत राशि। जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जमानत राशि रखा गया है 15,000 रुपया रखा गया है।
और आप जानते हैं कि यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग मत अगर प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है, उसको वापस नहीं किया जाएगा। आगे देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को आप जानते हैं कि इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनसंख्या से तात्पर्य है ये वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित है। अभी भी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें जनगणना, इसमें जो जनसंख्या लिया जाता है ये वर्ष 1971 की जनगणना के समय में जो भारत की जनगणना थी, जनसंख्या थी राज्य की, उसी को लिया जाता है, ठीक है। और 84वां संविधान संशोधन के तहत आप याद रखिएगा 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, इसके तहत इसको 2026 तक फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। यानी जो जनसंख्या लिया जाएगा ये वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा ही निर्धारित होगी, ठीक है। याद रखिएगा दोनों संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 59, आर्टिकल 59, देखिए इसमें कहा गया है कि यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के किसी विधानमंडल का किसी सदन, मतलब आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, ये आपका सदन है, दो संसद के सदन है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और अगर बात करें विधानमंडल की किसी सदन, विधानमंडल के दो सदन कौन कौन होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है। तो यदि संसद के दो सदन है आपके, राज्यसभा लोकसभा, और राज्य के विधानमंडल के दो सदन है आपके, विधानसभा और विधान परिषद, का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, ठीक है, अगर इन सभी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, ठीक है। याद रखिएगा इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 59 में है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल 60, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल, जितना भी सम वाला आर्टिकल है जरूर याद रखिए। आर्टिकल 52, आप जानते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इसमें की गई है, ठीक है। फिर है आर्टिकल 56, आप जानते हैं कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है, कितने कार्यकाल होता है इसका, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। फिर है आर्टिकल 58, अभी जस्ट पढ़े हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं का इसमें वर्णन किया गया है कि उसमें क्या क्या राष्ट्रपति के लिए योग्यता होनी चाहिए। फिर है आर्टिकल 60 में आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के शपथ की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये जो सम वाले आर्टिकल हैं आप इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए आर्टिकल 60 में क्या है वर्णन, कि राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ, ओथ का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन किया गया है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है, ये शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। आगे देखिए राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह होता है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह होता है। और आप याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का वेतन होता है ये आयकर से मुक्त होता है, यानी इनकम टैक्स से मुक्त होता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अब हम आर्टिकल 61 के बारे में पूरी डिटेल से देखते हैं। देखिए आर्टिकल 61 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग क्या है, इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं। देखिए महाभियोग जो है ये राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, आपका महाभियोग। और इस प्रक्रिया का जो वर्णन है ये आर्टिकल 61 में है, ठीक है। अब देखिए महाभियोग के बारे में हम पूरी डिटेल से देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तब संसद के किसी सदन द्वारा, आप जानते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन से, राज्यसभा और आपका एक है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित सूचना दी जाए जिस पर उस सदन का, ठीक है, जो सदन महाभियोग लगा रहा है राष्ट्रपति पर, उसका ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को वो 14 दिन पहले एक लिखित सूचना दे और साथ ही साथ उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो, उस लिखित सूचना पर 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए
संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, जो सदन महाभियोग लगाता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का प्रक्रिया है, जो स्टार्ट करता है जो भी सदन, सबसे पहले उसे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देना होगा। ठीक है, और इस लिखित सूचना पे 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जब ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगा उसके बाद, ठीक है, याद रखिएगा, उसके बाद जब 2/3 सदस्यों द्वारा इसे पारित कर दिया जाएगा तब यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, दूसरे सदन में, मान लीजिए अगर उच्च सदन ने महाभियोग लगाया है तो उसके बाद यह निम्न सदन में जाएगा। ठीक है, और निम्न सदन में जाने के बाद तब दूसरा सदन क्या करेगा कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ठीक है, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कराएगा और ऐसी जांच राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव और जांच के बाद जो प्रस्ताव आएगा, अगर उसको जो आरोप अगर सिद्ध कर दिया जाता है और आरोप सिद्ध किए गए प्रस्ताव पर अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, अगर वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। ठीक है, तब समझा जाएगा कि हाँ, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया है ये सत्य है और उस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। ठीक है, वैसे अभी तक ये भारत में नौबत नहीं आई है, आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। महाभियोग लगा है किसके ऊपर, तो याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल हुआ था वारेन हेस्टिंग्स, जिसके ऊपर बर्क द्वारा, जब ये ब्रिटेन गया था तो बर्क द्वारा इसके ऊपर महाभियोग लगा था। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन ये भी बाद में 1795 ईस्वी में महाभियोग से मुक्त हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, तो महाभियोग भारत में क्या किसी राष्ट्रपति के ऊपर लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। ठीक है, याद रखिएगा, आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है। जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और महाभियोग एकमात्र गवर्नर जनरल पे लगा था, किसके ऊपर, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। आप आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक तो एक लाइन से आप याद रखिएगा। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक तो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इससे एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 क्या कहता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं देश के, ये कभी भी विदेश दौरे पे जाते हैं और कोई भी संधि करते हैं तो किसके नाम से समझा जाता है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी भारत सरकार का समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 में किसका वर्णन है, संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार का वर्णन किया गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 86 में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आर्टिकल 108, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 108 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति, और इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 108 में है। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 111, देखिए आर्टिकल 111, इसमें राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक अगर वो धन विधेयक ना हो तो धन विधेयक को छोड़कर बाकी जो विधेयक होगा उसको पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकेगा। ठीक है, तो इन सब का वर्णन है आर्टिकल 111 में। देखिए धन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है, कारण है कि इसे राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, ये सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत की जाती है। मतलब धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है, तब इसको राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को नहीं लौटाता है। ठीक है, ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है। अब देखिए धन विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल 110 में है, और यहां आप 3 आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा एक लाइन से। वित्त विधेयक का वर्णन है आर्टिकल 117 में, धन विधेयक आर्टिकल 110, वित्त विधेयक है आपका आर्टिकल 117, और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट के नाम से भी जानते हैं, इसका वर्णन है आर्टिकल 112 में। ठीक है, तो धन विधेयक यानी मनी बिल का वर्णन है आपका आर्टिकल 110 में, काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त विधेयक का वर्णन है आर्टिकल 117 में, और वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोला जाता है, इसका वर्णन है आर्टिकल 112 में। ठीक है, और धन विधेयक को राष्ट्रपति
याद रखिएगा, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को नहीं लौटाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल 123, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार दरोगा के एग्जाम में और कई एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। आर्टिकल 123 काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके जाइएगा। देखिए इसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और राज्य में राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत याद रखिएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अब है आपके सामने आर्टिकल 72। देखिए आर्टिकल 72 के तहत याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 72 में। और राज्यपाल को याद रखिएगा आर्टिकल 161 में, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। और याद रखिएगा कि मृत्यु दंड की जो सजा है, मृत्यु दंड केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, ठीक है, यहां पे राज्यपाल का पावर नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। तो एक बार तीनों आर्टिकल का आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। और देखिए राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल 123 है और राज्यपाल के जो आर्टिकल 213 है, दोनों में देखिए नंबर सेम है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और राज्यपाल को आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है, क्षमा दान की शक्ति प्रदान की गई है। और याद रखिएगा कि मृत्यु दंड की सजा केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, इसमें राज्यपाल को पावर नहीं दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। आगे देखिए मंत्रिपरिषद से परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है, ठीक है। किसके परामर्श से? मंत्रिपरिषद से परामर्श से, ठीक है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। कौन कौन से? याद रखिएगा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया जो आपात है, इसको हम लोग राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, जिसका वर्णन है आर्टिकल 352 में। और अभी तक भारत में कुल कितने बार राष्ट्रीय आपात लगा है? 3 बार लगा है। कब कब? 1962, 1971 और 1975 में। देखिए 1962 और 71 में जो लगा था ये बाह्य आक्रमण के कारण लगा था, और 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के कारण। किसके कारण? आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। दूसरा देखिए राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, इसका वर्णन है आर्टिकल 356 में। किसमें है? आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। देखिए फिर वित्तीय आपात, वित्तीय आपात का वर्णन है आर्टिकल 360 में। वित्तीय आपात का वर्णन है आर्टिकल 360 में। और वित्तीय आपात का प्रावधान कहां से लिया गया है? आप याद रखिएगा, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है। वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है, ठीक है। तो आर्टिकल 61 का प्रयोग अगर पूछे कि क्या आर्टिकल 61 का प्रयोग एक बार भी भारत में हुआ है, तो लिखिएगा नहीं, ठीक है। यानी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर आज तक महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। और वित्तीय आपात भी हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। कब कब? 1962, 71 और 75, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं, ठीक है। राष्ट्र का नेतृत्व राष्ट्रपति नहीं करता है, राष्ट्र का केवल प्रतिनिधित्व करता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए भारत में राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन है आर्टिकल 148 में। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो 2 बार राष्ट्रपति अब तक निर्वाचित होने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार
उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन ऐसे व्यक्ति हैं? तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ठीक है, आगे देखिए बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। आगे देखिए नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा नीलम संजीवा रेड्डी ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, और याद रखिएगा कि अगर पूछे कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, और अब तक एकमात्र यही बनी है महिला में प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति अभी वर्तमान में आपकी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है और ये राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू ये झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, देखिए इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ है, आप इस बात को भी याद रखिएगा। आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु किनकी हुई थी? तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की हुई थी। ठीक है, तो अगर पूछे कि सर्वप्रथम किनकी मृत्यु हुई थी, तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन की हुई थी। ठीक है, और ऐसे 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। किनका? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का। ठीक है, देखिए सबसे कम पढ़े लिखे भारत के राष्ट्रपति कौन हुए हैं? अब तक के इतिहास में सबसे कम पढ़े लिखे भारत के राष्ट्रपति हुए हैं ज्ञानी जैल सिंह। कौन हुए हैं? ज्ञानी जैल सिंह। नाम तो है ज्ञानी जैल सिंह, लेकिन ये अब तक के सबसे कम पढ़े लिखे भारत के राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए अब हम ज्ञानी जैल सिंह के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए ज्ञानी जैल सिंह ये राष्ट्रपति के पद पे 1982 से 87 ईस्वी तक रहे थे। देखिए इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था। देखिए कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पॉकेट बीटों का प्रयोग किए थे? तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह जो कि भारतीय डाकघर विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए पॉकेट बीटों का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो पॉकेट बीटों का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं अभी तक ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल 65 के बारे में आप जरूर याद रखिएगा कि इसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के किसी कारणवश नहीं रहने पर यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 65 में है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इसका वर्णन है आर्टिकल 65 में, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि संविधान के 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान के 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? 4 ऑप्शन है, ए है असम, बी है मेघालय, सी है त्रिपुरा और डी है मणिपुर। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, 6ठी अनुसूची मणिपुर में लागू नहीं होता है। याद रखिएगा अभी तक कुल कितने अनुसूची है हमारे संविधान में? 12 अनुसूची है। ठीक है, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची है। 8 अनुसूची का प्रावधान किया गया है, कुल 22 भाग हैं। ठीक है, और कुल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये आपका मूल संविधान में है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें वर्तमान संविधान की, तो वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूची हो गया है, यानी 4 अनुसूची बढ़ा है आपका। ठीक है, कुल 25 भाग हो गए हैं और लगभग 450 से प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम भारतीय संविधान में जितने भी अनुसूची हैं उन सबको पूरी डिटेल से देखते हैं। आप जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। हम 12 अनुसूची के बारे में पूरी डिटेल से देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कुल 28 राज्य हैं एवं संघ शासित प्रदेशों यानी अभी वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो याद रखिएगा द्वितीय अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। देखिए तृतीय अनुसूची, देखिए पहले वेतन लेगा उसके बाद शपथ लेगा। ठीक है, याद रखिएगा पहले वेतन, पहले हमको पैसा चाहिए उसके बाद हम शपथ लेंगे। ठीक है, ऐसा आप याद करिएगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि द्वितीय और तृतीय में कंफ्यूजन रहता है। देखिए तृतीय अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, तो शपथ का उल्लेख है आपका तृतीय में। एक बार रिवीजन करिए, प्रथम में क्या है?
प्रथम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। द्वितीय में क्या है? द्वितीय में आप जानते हैं कि वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित बात की गई है। तृतीय में शपथ की बात की गई है, हम पहले पैसा लेंगे उसके बाद हम शपथ लेंगे, ठीक है, इस तरह से याद करिएगा। तो 3 तो आपको याद हो गया होगा। देखिए अब है आपके सामने चतुर्थ अनुसूची, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। आगे देखिए पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अब देखिए छठी अनुसूची। देखिए इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। किसमें? छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। जरूर याद रखिएगा, ये आज का प्रश्न भी था, ठीक है। कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसके जनजातीय एसटी क्षेत्रों के, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे छठी अनुसूची में एससी का प्रावधान नहीं है, जबकि पांचवी में एससी और एसटी दोनों का है, ठीक है। आगे देखिए सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची याद रखिएगा कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। सरकार जो कर लगाती है इसका उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। देखिए इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची में कुल 3 सूचियां शामिल हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप जानते हैं कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जबकि संघ सूची और राज्य सूची याद रखिएगा ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं, जरूर याद रखिएगा। देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सभी संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। ये प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। प्रश्न में आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि रेल किस सूची का विषय है, ठीक है। रेल किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा संघ सूची का विषय है, ठीक है। आगे देखिए राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो याद रखिएगा शांति और व्यवस्था आते हैं, पुलिस, जेल कई बार एग्जाम में पूछा है, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि, ठीक है। ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आते हैं? तो याद रखिएगा दीवानी और फौजदारी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से इसको जरूर याद रखिएगा। दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, ठीक है, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह और तलाक, विवाह और तलाक याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। फिर है शिक्षा, उसके बाद आर्थिक नियोजन, शिक्षा भी कई बार एग्जाम में पूछा है। उसके बाद बिजली, फिर समाचार पत्र, फिर श्रमिक संघ और वन भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये सारे विषय आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अब है आपके सामने 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। लेकिन जब मूल संविधान है आपका, मूल संविधान में कुल 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, ठीक है। मूल संविधान में कुल 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं शामिल थे? 14। अभी वर्तमान में ये संख्या बढ़ के कितना हो गया आपका? 22 हो गया है, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा कि कौन कौन सा बढ़ा है। मूल संविधान में तो आपका 14 था, लेकिन वर्तमान में 22 हो गया है, यानी 8 जो भाषा बढ़ा है ये किस किस संशोधन के तहत बढ़ा है? सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 21वां के तहत सिंधी को जोड़ा गया। 71वां के तहत याद रखिएगा कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली को जोड़ा गया। और याद रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में याद रखिएगा मैथिली, संथाली, बोडो एवं डोगरी को जोड़ा गया था, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी, 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली और 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, बोडो एवं डोगरी को जोड़ा गया था, ठीक है। तो देख लीजिए ये 8 हो गए। 21वां संविधान संशोधन के तहत 1, 71वां संविधान संशोधन के तहत 3, ठीक है, और 92वां संविधान संशोधन के तहत 4, यानी 4, 3, 7, 1, 8, टोटल 8 हो गया, ठीक है। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, देखिए मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची ही था, ठीक है। 9वीं अनुसूची से याद रखिएगा यहां से 4 अनुसूची ऐड किया गया बाद में। देखिए 9वीं अनुसूची याद रखिएगा कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में
9वीं अनुसूची जो है संविधान में, यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। कुल कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। ठीक है, आगे देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो जितने भी बाद में 4 अनुसूची जोड़े गए हैं और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुसूची है? तो 11वीं अनुसूची है और 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं और विषय आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, स्थानीय शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो आप याद कीजिए कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची था। ठीक है, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, 4 बढ़ गए और 4 जो बढ़े हैं, 9वीं बढ़ी है, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, ये किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ी है, आप एक बार बताइए। देखिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा, और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है और नगर पालिका का उल्लेख है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, और 10वीं में आप याद रखिएगा कि दल बदल कानून का जो प्रावधान है ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये तीनों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और विषय जरूर याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं, जबकि याद रखिएगा कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। इसको 18 और पंचायती राज को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, याद रहे। इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट अनुसूची थे, यानी 12 अनुसूची के बारे में हमने पूरे अच्छे से कवर किया। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं, कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि शांत घाटी कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, ए है नेपाल में, बी है केरल में, सी है लद्दाख में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल में। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए भारत की महत्वपूर्ण घाटियां, भारत की जो भी इंपॉर्टेंट घाटियां हैं उसको एक नजर आप देख लीजिए। सबसे पहले आपके सामने है कश्मीर घाटी। देखिए कश्मीर घाटी ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। फिर है कांगड़ा घाटी, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर है स्पीति घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है सतलुज घाटी, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की 4 घाटियां कौन कौन सी हैं? कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, स्पीति घाटी और सतलुज घाटी। ठीक है, फिर देखिए भागीरथी घाटी, ये उत्तराखंड में स्थित है। फिर है अलकनंदा घाटी, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड की 2 घाटी हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, असम की कौन घाटी है? बड़ाक घाटी। बड़ाक घाटी जो है ये असम में स्थित है। आगे देखिए इमराल्ड घाटी, इमराल्ड घाटी ये तमिलनाडु जो कि नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में ये इमराल्ड घाटी है। आगे देखिए नर्मदा घाटी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। नर्मदा घाटी ये इसका फैलाव मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों में है। फिर ताप्ती घाटी, इसका फैलाव महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में है। फिर है भीम घाटी, भीम घाटी ये महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। फिर है सिलाई घाटी, ये झारखंड में है। फिर है शांत घाटी, जो आज का प्रश्न है आपका, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, केरल में। शांत घाटी आपका केरल में। देखिए नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी आपका लद्दाख में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है बड़ाक घाटी, ये आपका असम में है। फिर है दून घाटी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दून घाटी आपका है उत्तराखंड में। दून घाटी है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी कहां पे है? आप जानते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, ये अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 7 है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन है, ए है सरोजनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, सी है अरुणा आसफ अली और डी है राजकुमारी अमृता कौर। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजनी नायडू।
ठीक है, सरोजनी नायडू ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कौन थी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू, याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, और एनी बेसेंट आप जानते हैं कि ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला कहे तो सरोजनी नायडू, और प्रथम भारतीय मूल की महिला कहे तो नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, याद रखिएगा तीनों। ठीक है, चलिए अब हम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में राजनीति में प्रवेश किया और आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। देखिए, जिन्ना को शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहा जाता था। ठीक है, देखिए 1913 में ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से जुड़ा। देखिए 1916 में लखनऊ, इसको सही कर लीजिएगा, लखनऊ समझौता में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को एक साथ कराने में मोहम्मद अली जिन्ना का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने ही मिलकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ किया था। देखिए 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसमें अलग मुसलमान राज्य की मांग रखी गई थी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यही मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। ठीक है, और इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव मतलब एक पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था और इसमें एक अलग मुसलमान राज्य की मांग रखी गई थी। आगे देखिए, जिन्ना ने कहा है, जिन्ना का कथन था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जिनकी संस्कृति, धर्म और परंपराएं भिन्न हैं, इसलिए उन्हें अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, ये जिद पे अड़ गए कि नहीं, हमें भारत से अलग एक पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, देखिए पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना देश का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना बना था। देखिए पाकिस्तान की जनता प्यार से जिन्ना को कायद ए आजम या कायदे आजम, जिसका मतलब होता है महान नेता, और बाबा ए कौम, जिसका मतलब होता है राष्ट्रपिता। ठीक है, तो पाकिस्तान की जनता इन्हें प्यार से कायदे आजम कहता है और बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता कहता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, इसी प्रकार से पाकिस्तानी जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता मानते हैं। ठीक है, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है और इसका निधन 1948 ईस्वी में कराची में हो गया था। कहां पे हुआ था? कराची में इसका निधन हो गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? देखिए, लाल बाल पाल कहने का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया आपका बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नाम आपके ऑप्शन में है। देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्हीं को कहा जाता है लाल बाल पाल त्रिगुट। ठीक है, इनमें कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय बने थे। ठीक है, आप जानते हैं कि 1920 का कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। ठीक है, अब हम लाल बाल पाल त्रिगुट में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन फैक्ट को देखते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता ये किए थे। देखिए, इसी अधिवेशन में याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का इसमें प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। देखिए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यानी पंजाब का शेर कहा जाता है इनको। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक, इनके बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक एवं लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना, लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, ये पंजाब नेशनल बैंक एवं लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना किए थे और पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक था। इसकी स्थापना ये कब किए थे? 12 अप्रैल 1895 ईस्वी में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम लोग पीएनबी बोलते हैं, पीएनबी बैंक के संस्थापक कौन है? लाला लाजपत राय हैं और यह भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। ठीक है, आगे देखिए, ये सभी गर्म दल के प्रमुख नेता थे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप याद रखिएगा, ये अंतिम रूप से अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। देखिए, इसमें ये अंतिम रूप से तिलक ने भाग लिया था। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था जिसमें बाल गंगाधर तिलक अंतिम रूप से भाग लिए थे और अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू किए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु आप याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो गया था। जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत थी उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पूछा भी जाता है ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 9 है कि किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? ऑप्शन है ए है माधवराव, बी है नारायण राव, सी है माधवराव नारायण और डी है बाजीराव द्वितीय।
देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माधवराव नारायण। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जितने भी आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, यानी कुल 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, इन तीनों के बारे में आप पूरी डिटेल से देख लीजिए। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह 1775 से 82 ईस्वी तक चला था और उस टाइम पे मराठा पेशवा माधवराव नारायण हुआ करता था। ठीक है, इसमें कौन कौन सी संधि हुई थी? देखिए इसमें सूरत की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी, बड़गांव की संधि हुई थी और सालाबाई की संधि हुई थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सालाबाई की संधि, इसको सालबाई कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, जो कि 1782 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इस टाइम पे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय हुआ करता था और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? 1803 से 5 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और बाजीराव द्वितीय यह अंतिम मराठा पेशवा हुआ था, यह अंतिम मराठा पेशवा था, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सी संधि हुई थी? बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, राजापुर घाट की संधि हुई थी। ठीक है, तो जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका बसीन की संधि, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था और याद रखिएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक चला था। इसमें संधि हुई थी नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि। ठीक है, आप याद रखिएगा कि बाजीराव द्वितीय ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मराठा पेशवा था और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान माधवराव नारायण पेशवा हुआ करता था। ठीक है, और याद रखिएगा कि पुणे की संधि के तहत ही मराठा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था और जो अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय, इसे पूना से कानपुर के बिठूर शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, जहां पर इसकी मृत्यु बाद में हो गई थी। तो अगर आप मराठा से संबंधित संपूर्ण लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए है बल्लभी और थानेश्वर, बी है बल्लभी और प्रयाग, सी है प्रयाग और थानेश्वर और डी है कन्नौज और प्रयाग। देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका, कन्नौज और प्रयाग में किया था। ठीक है, आप जानते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? ये वर्धन वंश का शासक था। देखिए वर्धन वंश का अन्य नाम है आपका पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश है। ठीक है, अभी हम आगे पुष्यभूति वंश और या वर्धन वंश के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। आगे देखिए अब हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस वंश का संस्थापक, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? थानेश्वर। और वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। देखिए इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक एवं इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। और इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। देखिए प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन और एक पुत्री थी जिनका नाम था राज्यश्री। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार रिवीजन करिए। देखिए वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, इसकी राजधानी थी थानेश्वर, इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक और इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन हुआ था? प्रभाकर वर्धन, जिसकी पत्नी का नाम था यशोधरा और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन और एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। ठीक है, अब देखिए प्रभाकर वर्धन के बारे में भी हम लोग देखे हैं कि 2 पुत्र हैं इनके, एक है राज्यवर्धन और एक है हर्षवर्धन और एक पुत्री है जिनका नाम है राज्यश्री और पत्नी का नाम है, अभी हम लोग पढ़े हैं, यशोधरा। ठीक है, अब देखिए राज्यश्री का विवाह हुआ था ग्रह वर्मा से। राजश्री का विवाह हुआ था ग्रह वर्मा से। ग्रह वर्मा कौन था? यह कन्नौज के मोखरी राजा हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए इस ग्रह वर्मा की हत्या करता है मालवा के शासक देवगुप्त। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो यहां से आप याद रखिएगा कि राज्यश्री का विवाह होता है ग्रह वर्मा से, जो कि कन्नौज के मोखरी राजा हुआ करता था। ग्रह वर्मा की हत्या करता है मालवा के शासक देवगुप्त और राज्यश्री को बंदी बना लेता है। इस पर इसका भाई, राज्यश्री का भाई जो है राज्यवर्धन, ठीक है, याद रखिएगा, ये देवगुप्त की हत्या कर देता है। ठीक है, राज्यवर्धन ये देवगुप्त को मार डाला और देवगुप्त का मित्र हुआ करता था शशांक, इसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ राज्यवर्धन का खेल खत्म हो गया और शशांक के बारे में आप जानते हैं कि ये शैव धर्म का अनुयायी था, ये शैव धर्म का अनुयायी था और ये बोधि वृक्ष जो जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन था? यही शशांक था, याद रखिएगा। ठीक है, तो शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि राज्यवर्धन यहां पे जब मारा जाता है तो अब बचता है हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश का अगला शासक बनता है आपका हर्षवर्धन। अब हम हर्षवर्धन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। ठीक है, देखिए राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन को हर्ष भी कहा जाता है, इसको शॉर्ट में हर्ष भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है,
देखिए इसे शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसने उपाधि धारण किया था परम भट्ट टाकर, ठीक है, परम भट्ट टाकर की उपाधि किसने धारण किया था? हर्षवर्धन ने धारण किया था। देखिए इसने शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। यही शशांक इसका भाई राज्यवर्धन की हत्या किया था। राज्यवर्धन की हत्या, जो कि हर्षवर्धन का भाई हुआ करता था, इसकी हत्या शशांक किया था। तो बदले में हर्षवर्धन ने भी शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये शशांक जो है ये बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और ये शैव धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। आगे देखिए, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। अब देखिए हर्षवर्धन के समय में ही हुएनसांग यात्री आया था। ठीक है, हुएनसांग जो था ये चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हौ से हर्षवर्धन और हौ से हुएनसांग, आप जरूर याद रखना। देखिए हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीतियों का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीतियों का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। देखिए हुएनसांग यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करना। ठीक है, याद रहेगा, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह चीनी यात्री था और ये इसको यात्रियों में राजकुमार, नीतियों का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। किसको? हुएनसांग को। आगे देखिए, हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। देखिए हर्ष प्रारंभ में शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान किया और यह भी पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रारंभ में हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो ही ये हुएनसांग से मिला तब ये पूर्णतः बौद्ध बन गया। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बाणभट्ट की प्रमुख रचना है हर्षचरित एवं कादम्बरी। हर्षचरित एवं कादम्बरी बाणभट्ट की प्रमुख रचना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए हर्षचरित में ही इसमें प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? लोकपाल शब्द आया है। और बाणभट्ट की जो प्रमुख रचना है आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए हर्षवर्धन की रचना, हर्षवर्धन की प्रमुख रचना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर्षवर्धन की प्रमुख रचना है आपका प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद, ये हर्षवर्धन की रचना है। और बाणभट्ट की रचना है आपका हर्षचरित एवं कादम्बरी। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। ठीक है, देखिए प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। देखिए पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। आप जानते हैं कि इससे पहले आप गुप्त वंश के बारे में पढ़े थे, तो गुप्त वंश में भी साधारण पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। देखिए अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए हर्षचरित आप जानते हैं कि बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जिसको जल पंप बोलते हैं, का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। देखिए हर्ष के समय में जो मथुरा थी, मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। देखिए हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने वर्धन वंश से संबंधित, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखें, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उन सभी को हमने कवर किया। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। देखिए अगर आप इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।